नमस्कार मित्रों, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे मित्रों हिंदी का अगला चैप्टर जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के बारे में आज हम विधिवत जानकारी करेंगे, बताएंगे कैसे विराम चिन्ह और कितने विराम चिन्ह होते हैं। तो चैनल पे बने रहिए मित्रों और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बात आपको बता दूं, यदि वीडियो ओपन किए हैं तो अंत तक देखिए, जानकारी के लिए अच्छा रहेगा, पूर्ण जानकारी अच्छा होता है अपने लिए। तो आज आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज हमें विराम चिन्हों के बारे में स्टडी करना है। विराम चिन्ह क्या होता है, तो सबसे पहले बता दूं कि जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में किसी काम को स्टार्ट करता है या कोई काम होता है उसको करने को ठानता है, तो जब करने जाता है तो करते समय बीच बीच में रुकावट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को मैनेजमेंट रखने के लिए, शरीर को अच्छा सा अस्थायी रूप से रखने के लिए उस काम को करते वक्त हमें बीच बीच में रुकना अति आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार मित्रों हिंदी भाषा में जब हम अपने व्यक्तिगत जो बात होती है, जब हम अभिव्यक्ति को किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो उसमें कब रुकना है, कब ठहरना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। जो विराम होता है, जो रुकावट होता है, इस रुकावट के लिए अधिक अलग सेंटेंस में जगह जगह पे अलग ढंगों से रुकना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। देखेंगे मित्रों, यहाँ डिफिनीशन में मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो बता दूं कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है मित्रों? ठहराव। उसके बाद से होता है विश्राम, होता है रुकना। अर्थात कह सकते हैं कि विराम चिन्ह में क्या होता है? ठहराव होता है, यानी कि रुकना पड़ता है, विश्राम होता है, कहीं कहीं पे शब्दों के हिसाब से, सेंटेंसों के हिसाब से देखना पड़ता है। अर्थात तो वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाया जाने वाला चिन्ह। यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें पढ़ना है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में ज्ञात करना है। तो जो लगाते हैं मित्रों, जो हम लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लगाए जाने वाला जो चिन्ह होता है, जो प्रतीक होता है, वही आपका कहलाता है विराम चिन्ह। यदि मित्रों को यदि ये सवाल आ जाए हमारे सामने कि विराम चिन्हों का प्रयोग किसने दिया, तो याद रखेंगे कामता प्रसाद गुरु ने। कौन दिया? पॉइंट पे याद रखेंगे, कामता प्रसाद गुरु। यदि विराम चिन्हों का पूछे कि विराम चिन्ह किसने दिया, तो कामता प्रसाद गुरु को याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों का प्रयोग दिया। कितने का? 20 का। 20 विराम चिन्हों का प्रयोग दिया। और ये भी याद रखेंगे मित्रों कि जो भी विराम चिन्ह लिए गए हों अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। एक इसमें है, एक और नोट याद रखेंगे कि जो फुल स्टॉप होता है, यानी कि हिंदी में उसको पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। एक यही हिंदी का पूर्ण विराम जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। बाकी जितने शेष होते हैं मित्रों, शेष सभी अंग्रेजी भाषा से निकाले गए हैं, अंग्रेजी से निकाले गए हैं। कामता प्रसाद गुरु के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। विराम चिन्हों को किसने दिया? कामता प्रसाद गुरु ने। अब जानेंगे कि विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरु ने कितने दिए। तो 20 विराम चिन्हों का प्रयोग इन्होंने बताया। किस भाषा से लिया गया था? तो अंग्रेजी लैंग्वेज से निकाला गया था और केवल पूर्ण विराम को छोड़ दिया गया था, क्योंकि जो पूर्ण विराम चिन्ह है ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। और पूर्ण विराम को छोड़ करके शेष जितने भी हैं मित्रों विराम चिन्ह, वो किसके? अंग्रेजी भाषा से लिए गया। तो अब हम जानेंगे, यहां तक जाने पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का मतलब होता है, यहाँ पे देखे, ठहराव होता है, विश्राम होता है, रुकना होता है। ठीक, अब हम जानेंगे मित्रों इसी को विराम, इसका जो चिन्ह होता है प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह होता है। तो अब हम देखेंगे इस विराम चिन्ह के कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं। हाँ मित्रों, जैसा कि हमें पढ़ना है विराम चिन्ह के अलग अलग भेद हैं और सभी भेद को, सभी भाग को बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है। और वैसे अध्ययन करेंगे मित्रों, उस चिन्ह को याद रखेंगे कि फिर जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने विराम चिन्हों का कुछ स्पष्टीकरण किया है, जिसे देखेंगे कि इतने विराम चिन्हों को इस सुपर फास्ट वीडियो में ऐसे पढ़ना है कि याद भी हो जाए, कभी भूले नहीं। तो देखना मित्रों, पहले स्थान पे पढ़ेंगे अल्प विराम।
अल्प विराम चिन्ह पढ़ना है, जिसका मैंने अल्प विराम चिन्ह का यहाँ पे चिन्ह प्रदर्शित किया है। दूसरा अर्ध विराम, इसका चिन्ह भी प्रदर्शित किया है। पूर्ण विराम है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी इतने में ही आप लोग याद कर सकते हैं। मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। पहला है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा उप विराम, पांचवा विस्मयादि बोधक, छठवां प्रश्नवाचक चिन्ह पढ़ना है, सातवां कोष्टक चिन्ह देखना है, आठवां योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह जिसे बोलते हैं, लाघव चिन्ह के बारे में जानना है, विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप व पदलोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक और विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूर्वक चिन्ह जिसे मतलब भूल गए रहते हैं वो त्रुटि पूर्वक चिन्ह होता है। तो इन सभी को पढ़ना है मित्रों। और इन सभी में अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम तो समझेंगे मित्रों। अल्प विराम से ही, अल्प का मतलब आप लोग जानते हैं पहले से, अल्प का मतलब ही होता है क्या, थोड़ा, बहुत कम। और विराम का मतलब क्या होता है, ठहराव। यानी कि अल्प मतलब थोड़ा और विराम मतलब ठहराव। मतलब जिस चीज में बहुत कम ठहराव हो, बहुत कम रुकावट हो, वो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहा जाता है, वो अल्प विराम कहलाता है। और अल्प विराम को अंग्रेजी में कामा कहते हैं। और मित्रों बता दें कि इस जो अल्प विराम है, इसको चिन्ह को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न ये लिखने के बाद यही पूछता है कि इसका चिन्ह क्या होगा। तो ये अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम याद रखेंगे। अल्प विराम कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। यानी कि जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहां पे मित्रों, अल्प विराम चिन्ह का। मित्रों ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को, और इस पूरे विराम चिन्ह को एक वीडियो में हम समाप्त करेंगे। और इस वीडियो में ये समाप्त करने के लिए याद रखेंगे मित्रों, ये आपके सामने जो वीडियो चल रहा है ये देखेंगे, सुपर फास्ट वीडियो है, इसमें जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। पूरे विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे इस चिन्ह में, इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे अल्प विराम का क्या होता है, अल्प विराम में कामा, कामा ऐसे आप लोग जानते हैं लिखा जाता है, इसको याद रखेंगे। यदि एक उदाहरण लेते कि राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण किसके रूप में पूजे जाते हैं, हनुमान। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने इस सेंटेंस को पढ़ते समय, मैं जब सेंटेंस को पढ़ा तो कहीं भी किसी जगह पे रुकने का काम नहीं किया। इससे क्या होता है मित्रों कि जो भाव होता है पूर्ण होता है, अर्थ का जो भावुकता होता है वो अलग हो जाता है। तो हम इसमें राम की जगह पे क्या लगा देते हैं, कामा। राम की जगह पे लगाते हैं और सीता की जगह पे लगाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ मित्रों, हमारा राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। मैं जब इसको पढ़ा हूं तो कुछ पल के लिए रुक रहा हूं ना। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। इस प्रकार से मित्रों आपका पहला समाप्त हुआ अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या होता है, अल्प मतलब थोड़ा और विराम ठहरना, मतलब जहां किसी काम को करते समय या किसी सेंटेंस को बोलते समय में थोड़ा ठहरना पड़ता है, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यही होता है, हमेशा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको चिन्ह है उसके प्रतीक को याद रखना इस प्रकार से। अब दूसरा देखेंगे मित्रों, ये अल्प विराम आपका समाप्त हुआ। दूसरा देखेंगे क्या, अर्ध विराम। तो अर्ध विराम क्या होता है, तो उसी से अल्प विराम जो होता है उससे थोड़ा सा अधिक रुकना पड़ता है, किसमें, अर्ध विराम में। और अर्ध विराम को हम अंग्रेजी में सेमी कॉलन के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि पहला हमने पढ़ा अल्प विराम, जिसमें अल्प मतलब थोड़ा, विराम मिश्र रुकना, यानी कि जहां पे थोड़ा सा ठहराव होता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, वहां पे अल्प चिन्ह का, इसका अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम पढ़ रहे हैं मित्रों अर्ध विराम। अर्ध विराम तो इसका परिभाषा यही बस याद रखेंगे कि अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय रुकना पड़ता है। अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय रुकना पड़ता है, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। रुकना पड़े वहां पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अर्ध विराम चिन्ह का क्या है, प्रतीक क्या है, तो इसको याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे मित्रों। अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है इसको याद रखेंगे कि जो अल्प विराम होता है उसके ठीक सामने एक बिंदी लगा होता है, वो होता है हमारा क्या, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि अर्ध विराम चिन्ह में हम एग्जाम्पल की बात करें तो अर्ध विराम चिन्ह को एक एग्जाम्पल से देखेंगे इसमें, जैसे कि सूर्यास्त हो गया, एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। सूर्यास्त हो गया। अब यहां पे हम मित्रों लगाएंगे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सूर्यास्त हो गया, मैंने एक वर्ड बोल दिया क्या, सूर्यास्त। सूर्यास्त हो गया। और यहाँ पे अगला है कि लालिमा
लालिमा को कालिमा ने ले लिया। दिख रहा है मित्रों आपको यहां तक? सूर्यास्त हो गया। मैं एक बात अपनी बात को किसी दूसरे से बता रहा हूं तो बताते समय हमें कब कितना रुकना है वही बात का ध्यान रखना है। तो अर्ध विराम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो अर्ध विराम का प्रयोग होने का मतलब कि अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना है वहां पे। तो मैं जब पढ़ूंगा तो यहाँ सूर्यास्त हो गया, मैं बता रहा हूं ना, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का जगह कालिमा ने ले लिया। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको स्पष्ट भाव प्रकट हो जा रहा है इसका प्रयोग करने से। इसका ये जो क्या है, सेमीकोलन है, मतलब से अर्ध विराम है, इसमें भी याद रखेंगे, मेन याद रखेंगे, मतलब चिन्ह कौन सा, किस शब्द का चिन्ह कैसा होगा, यही माने रखता है मित्रों एग्जाम में। तो इस प्रकार से हमने पढ़े अल्प विराम को और अर्ध विराम को। क्या पढ़ लिए? दूसरा अल्प विराम, अर्ध विराम। तीसरा देखेंगे पूर्ण विराम क्या होता है, के बारे में जानेंगे। पूर्ण विराम क्या कहते हैं इसको? हम फुल स्टॉप, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। और यही पूर्ण जो विराम है ये 3 नंबर पे है मित्रों। ये पूर्ण विराम जो चिन्ह है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिए गए, तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि जब इस शब्द समाप्त हो जाता है, लिखेंगे जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाक्य समाप्त हो जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं, इतना लिखेंगे केवल। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो इतना इसका प्रयोग करते हैं। और इसका पूर्ण विराम का क्या होता है मित्रों? चिन्ह ये होता है पूर्ण विराम का। अब थोड़ा सा चर्चा कर ले कि पूर्ण विराम क्या होता है। हमने अभी पढ़ा मित्रों अल्प विराम। अल्प मतलब कि थोड़ा सा, विराम मतलब रुकना, यानी कि थोड़ा सा ठहरना होता है, वो अल्प विराम होता है। और अल्प विराम के चिन्ह में एक छोटा सा कमा लगा होता है शब्द के नीचे, वर्ड के नीचे। दूसरा देखे थे अर्ध विराम, और अर्ध विराम में क्या होता है कि अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक रुकना पड़ता है, वो अर्ध विराम होता है। और अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है मित्रों, अल्प विराम जहां लगाते हैं तो अल्प विराम के ठीक सामने एक बिंदी लगाते हैं, यानी कि अर्ध, ये होता है आपका अर्ध विराम होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब कि फुल स्टॉप। इसका प्रयोग कहां पे करते हैं? तो सबको पता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है और पूरी तरह से समाप्त कर लेता है, उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। नाम से ही याद रखेंगे मित्रों कि नाम में ही ये क्या यहाँ पे पूर्ण लिखा है। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा हो जाना। और विराम का मतलब कि ठहराव, यानी जहां पे हम पूरा रुक जाते हैं, पूरी तरह से काम को समाप्त कर लेते हैं, तो उसको पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। और पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है मित्रों? ये होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस डिफिनीशन का पूरा लिख दिया। पूरा लिखने के बाद मैंने एक चिन्ह का प्रयोग किया जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और यही हमारा याद रखेंगे पूर्ण विराम, यानी कि फुल स्टॉप, यानी कि वर्ड को पूरा लिख लेते हैं। ये वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है जब पूर्ण समाप्त हो जाता है पूरी तरह से। तो अगला देखेंगे मित्रों हम, ये पूर्ण विराम के बाद आपका 4 नंबर देखेंगे क्या है? उप विराम चिन्ह का प्रयोग। इसको मिटा करके मैं पूरा उप विराम का प्रयोग देखते हैं। हाँ मित्रों, ये 4 नंबर देखेंगे उप विराम। क्या देखेंगे? उप विराम का मतलब क्या होता है? तो उप विराम चिन्ह में किसी भी शब्द को अलग दिखाया जाता है। उस सेंटेंस में, जो वाक्य में जो शब्द लिखे रहते हैं, उसमें से शब्दों को कुछ स्पेशल दिखाया जाता है, तो वहां पे उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब किसी कथन को अलग दिखाने का प्रयास हम करते हैं, अलग दिखाना हो, तो वहां पे उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे हमेशा कि उप विराम चिन्ह को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो उप विराम चिन्ह को जो डबल बिंदी होता है, एकदम सामने सामने ऊपर नीचे, ये होता है हमारा उप विराम चिन्ह का प्रयोग। उप विराम चिन्ह का प्रयोग ऐसे करते हैं, जैसे उदाहरण में देखेंगे हम, प्रदूषण एक अभिशाप है। इस प्रदूषण को हमने उप विराम चिन्ह लगाकर एक स्पेशल बना दिया है कि बात किसके बारे में किया जा रहा है? प्रदूषण के बारे में। एक अभिशाप है, किसको कहा गया? प्रदूषण को। तो प्रदूषण को स्पेशल बनाया गया है, कुछ अलग बनाया गया है मित्रों। ठीक उसी प्रकार जैसे विज्ञान अभिशाप या वरदान है। यदि ऐसे लगातार बोल दे इस चिन्ह का बिना ध्यान दिए हुए तो अच्छा नहीं। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान है। क्या है? विज्ञान। तो इस विज्ञान को स्पेशल दिखाया जाता है।
जब भी वाक्य में किसी शब्द को अलग दिखाने का प्रयास किया जाता है तो वहां पे हम उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये 4 नंबर समाप्त हुआ। अगला देखेंगे 5 नंबर, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है मित्रों? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह को आप पहचानेंगे कि एक सीधा खड़ी पई होता है, उसके नीचे एक बिंदी होता है। ये क्या होता है? आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। यानी कि पूर्ण विराम जो हम देते हैं, पूर्ण विराम, उसके नीचे यदि बिंदी लगा देते हैं तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं? जहां हमें सेंटेंस को पढ़ने पे हर्ष हो, उल्लास हो, शोक की बात हो, आश्चर्य की बात हो, शाबाशी की बात हो, एक आश्चर्यचकित पैदा करने वाला सेंटेंस हो वाक्य मित्रों, तो वहां पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे कि हर्ष की बात हो, विषाद की बात हो, विस्मय की बात हो मित्रों, यहाँ पे यदि घृणा की बात हो, आश्चर्य का बात हो, यदि करुणा का बात हो, भय का बात हो, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जितने भी चिन्ह पढ़ना है मित्रों, उसका केवल प्रतीक याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में फाइट्स करने के लिए उन चिन्ह के बारे में प्रश्न पूछता है। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या है, इसको याद रखेंगे। जैसे कि अरे आप कहां गए, फिर कोई बोलता है हे राम, मतलब आश्चर्यचकित होकर बोलता है। विस्मयादि मतलब विस्मय हो जाना ही विस्मयादि है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह है कि एक सीधे खड़ी पैर खींच के जो पूर्ण विराम होता है उसके नीचे एक बिंदी दे देंगे तो वो आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कि हे राम, हाय वह मर गया, वाह क्या मिठाई है। मतलब ऐसे सब वाक्यों में, शब्दों में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखेंगे मित्रों, अगला देखेंगे 6वां और 7वां प्रश्नवाचक चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे, थोड़ा सा तेजी से, इसलिए कि लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए। इसको हटाते हैं और इसके आगे देखेंगे 5वें के बाद 6वें नंबर पे देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। हाँ मित्रों, अगला देखेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। यहाँ पे इस कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जान लें कि प्रश्नवाचक चिन्ह को किससे इंडिकेट किया जाता है? इसी से। इसको याद रखेंगे। केवल मैं ये देखते जा रहा हूं मित्रों कि इसको डिफिनेशन लिखना कोई खास जरूरत नहीं है, केवल इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? तो इसका चिन्ह क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। क्या मित्रों? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने पे होता है और हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हम पढ़ रहे हैं मित्रों। प्रश्नवाचक चिन्ह कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह को कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको याद रखेंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आप 0 से लेकर सबसे पहले जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे किया जाता है। और जब भी किसी सेंटेंस में प्रश्न को पूछा जाता है या बताया जाता है तो प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंसों में इसका चिन्ह प्रयोग करते हैं। और हमेशा एक बात याद रखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है। किसके वाक्य में किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह आपका। दूसरा होता है आपका कोष्टक चिन्ह। ये कोष्टक चिन्ह क्या होता है मित्रों?
कोष्टक चिन्ह। मित्रों सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हम चिन्ह को पढ़ रहे हैं उसका प्रतीक याद रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक बात यही बोल रहा हूं कि उसका प्रतीक याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में और परीक्षाओं में ज्यादा प्रतीक पूछता है। तो कोष्टक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक कोष्टक होता है, उसके बाद से और एक बड़ा होता है, यानी कि छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो शब्दों को और स्पष्ट अर्थ देने के लिए और स्पष्ट अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये भी आप लोगों को पहले से पता था, इसलिए मैंने दोनों जल्दी से समाप्त कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब कि जैसे कि आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो। अब यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एक एग्जांपल में देख लेंगे। यहाँ पे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहां पे करेंगे? तो कोष्टक चिन्ह का मतलब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें शब्दों को कुछ विशेष और अर्थ, स्पेशल अर्थ बताना हो, जैसे प्रकट करना होता है, वहां पे हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, शब्दों को अर्थ और स्पष्ट दिखाने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ये देखेंगे अगला मित्रों, ये जो योजक चिन्ह है, यहां से विस्तार से देखेंगे योजक चिन्ह जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे अगले में। योजक चिन्ह क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि मित्रों कोष्टक चिन्ह तक हम लोग पढ़ लिए हैं, और ये कोष्टक 8वां नंबर था। योजक, अवतरण और लाघव ये आपका 7 नंबर होगा, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर। तो हम जानते हैं कि इसके योजक चिन्ह के बारे में जानेंगे। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ इतने चिन्ह तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें से जो कुछ है स्पेशल होते हैं, जो हर एक चीज में ज्यादा अधिकतर प्रयोग में आते हैं। तो योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के मध्य में किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे योजक चिन्ह का जो होता है, ये होता है बीच में डैश होता है शब्दों के बीच में। यदि यहाँ पे उदाहरण देखें मित्रों, उदाहरण से समझेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहां कहां पे करते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे सुख दुख, सुख दुख, जब सुख दुख ये दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के बीच में यहाँ पे कहा है कि समस्त पदों, जो पद होते हैं उनके बीच में अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह कैसे प्रतीक बनता है? तो बस एक डैश होता है शब्दों के बीच में योजक चिन्ह। यहाँ सुख दुख हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिन रात हो गया, दिन और रात। जैसे कि यहाँ पे नाम में भी कर देंगे, जैसे कि राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। मित्रों योजक चिन्ह का प्रयोग अधिकतर देखें तो द्वंद्व समास में होता है। आप पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह, और इसमें योजक चिन्ह 7वें नंबर पे है। योजक चिन्ह का निशान ये होता है, और मैंने बताया है कि समस्त पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का। और इससे मित्रों याद रखेंगे कि योजक चिन्ह अधिकतर किस समास में लगाया जाता है। तो यहां से एक समास भी याद रखेंगे जो कभी जीवन में नहीं भूल पाएगा आपका, कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग अधिकतर हम द्वंद्व समास के अंतर्गत करते हैं। द्वंद्व समास में जितने भी आपको शब्द मिलेंगे सभी योजक चिन्ह उसमें लगे होंगे, और दोनों खंड प्रधान रहते हैं, बस याद रखेंगे। तो द्वंद्व समास में मिलता है आपका योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह का मैंने द्वंद्व समास का परिभाषा यहां से भी देख लेंगे। आज जो सुने इस कभी नहीं भूलेंगे कि हर एक द्वंद्व समास में जहां पे भी शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ द्वंद्व समास होता है, बस दोनों खंड प्रधान होने चाहिए मित्रों। याद रखेंगे कि योजक चिन्ह लगा हो शब्दों के बीच में और दोनों खंड प्रधान हो तो द्वंद्व समास होता है। 99% सही होगा मित्रों, बस दोनों खंड प्रधान होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारा समाप्त हुआ योजक चिन्ह। अब देखेंगे अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या होता है। इंग्लिश में हम इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं मित्रों। अब आप समझ गए होंगे इन्वर्टेड कामा क्या होता है। तो उद्धरण इन्वर्टेड कामा को ही अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं, इन्वर्टेड कामा को। तो कैसे लिखा जाता है ये आप पहले से जानते हैं, एक बार ध्यान रखेंगे। किसी की कही हुई बात को
जब कोई व्यक्ति हमें कोई बात कहता है, कोई अलग व्यक्ति हमसे कोई बात कहता है और उसकी बात को मैं लिखने के माध्यम से या किसी के बताने के माध्यम से उसकी कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख देता हूं, वो क्या होता है, हमारा उदाहरण चिन्ह का वहां पे प्रयोग होता है मित्रों। जैसे कि किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि अब्दुल कलाम ने कहा, अब यहां पे इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा मित्रों, कि सपने ओ नहीं जो नींद में देखे जाते हैं। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। मतलब कि अब्दुल कलाम जी की बातों को हम यहाँ पे जो का त्यों रखे हैं, जैसे कि सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं। इनके कहने का मतलब है अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सपने वे नहीं, सपने उसको नहीं कहते हैं जिसको हम नींद में सोने के बाद देखते हैं। सपने देखना हो तो दिन में खुली आंखों से और देखे और उस पे अडिग रहे करे। तो सपने बस इतना मतलब रखेंगे कि अब्दुल कलाम जी ने कहा, क्या कहा, इनकी बातों को हमने ज्यों का त्यों रख दिया। तो किसी की बात को ज्यों का त्यों जब रखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ही यही हुआ। अगला देखेंगे मित्रों हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, ये भी अधिकतर ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो लाघव चिन्ह क्या होता है मित्रों, जब किसी भी बड़े शब्द को शार्ट में हमें लिखना होता है, यानी कि छोटे में रूप में लिखना होता है, बड़े शब्द को एक छोटे रूप में लिखना होता है, तो वहां पे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को, क्या कहा गया यहाँ पे, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस शब्द का पहला अक्षर लिखकर, जब किसी वाक्य को छोटे में लिखना तो उसका पहला अक्षर लिखकर शून्य लगा देते हैं। वहां पे क्या लगा देते हैं मित्रों, शून्य लगा देते हैं, और यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। तो यदि पूछ दे परीक्षा में कि बताइए कि इनमें से लाघव चिन्ह कौन है, तो वहां पे शून्य दिया रहेगा, तो उसमें हम शून्य का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे कि शून्य का यानी लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है, तो जहां पे शब्द बहुत बड़े होते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है, तो उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके और उसके पीछे जीरो बना देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है मित्रों, लाघव चिन्ह हो जाता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि लिखेंगे किसके लिए, जैसे कि हम डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के लिए यदि लाघव चिन्ह का प्रयोग करें तो क्या करेंगे, डॉ बना करके और यहाँ पे जीरो कर देंगे, हो जाएगा क्या मित्रों, डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर के बाद यदि कोई एक दूसरा ले, डॉक्टर के बाद यदि कोई शब्द लेते हैं एक और, जैसे कि पंडित लिखते हैं, पंडित, यदि पंडित के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करना हो तो ये पंडित ऐसे लिख करके यहाँ पे जीरो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पंडित। इस प्रकार से मित्रों लाघव चिन्ह हम देख लिए। उसके पहले उदाहरण या अवतरण चिन्ह देखे जिसका इन्वर्टेड कॉमा का, और उसके बाद से योजक चिन्ह देखे, यहाँ पे ये तीनों समाप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोग पढ़ करके अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह समाप्त कर दिए। और अगली श्रेणी में देखेंगे विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और लोप चिन्ह, पुनरुक्ति और विसरण। तो देखते हैं अब विवरण चिन्ह क्या होता है अगले। हम मित्रों अगले कड़ी में देखेंगे हम मित्रों, अगले कड़ी में ये देखना है कि विवरण चिन्ह क्या होता है। क्या देखना है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रतीक क्या होता है, इसको याद रखेंगे। विवरण चिन्ह का क्या होता है, ये दो बिंदु सामने सामने देकर एक बीच में रेखा होता है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, विवरण चिन्ह होता है। और विवरण चिन्ह का प्रयोग कहां पे किया जाता है मित्रों, तो जब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि विवरण चिन्ह का प्रयोग समझेंगे। विवरण चिन्ह का क्या होता है कि सामने ऊपर नीचे दो बिंदु होता है, बीच में एक डैश होता है, उसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग जब हम किसी बात को या वाक्यांश में कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं, निम्न में दे करके, वहां पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम अधिकतर मित्रों करते हैं जब हम छोटी कक्षाओं में पहले से पढ़ते थे, तो जो मुख्य पॉइंट को लिखना होता था, जैसे कि विज्ञान के बारे में लिखना होता था, यहाँ पे हम मुख्य पॉइंट को ऐसे ऐसे करके लिखते थे, वही हमारा होता है विवरण चिन्ह। जैसे कि यदि विवरण चिन्ह के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, जिससे कि संज्ञा के यहाँ पे दे दे, इस संज्ञा के निम्न भेद हैं,
और यहाँ पे ये विवरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। करते हैं ना मित्रों, पहले से ही पता है, इसको याद रखेंगे कि विवरण चिन्ह क्या होता है। तो दो बिंदी आमने सामने होती है, एक बीच में से डैश होता है, वह विवरण चिन्ह होता है। चिन्ह के प्रतीकों को याद रखना इस विराम चिन्ह में अति आवश्यक है, अति इंपॉर्टेंट है मित्रों। उसी पे ध्यान देंगे, परिभाषा पे ध्यान न रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट यही है। तो संज्ञा के निम्न भेद है, यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया और यहाँ पे हम नंबरिंग दे देकर लिखते हैं, वही हमारा होता है विवरण चिन्ह। संज्ञा के निम्न भेद है या आम खाने के निम्न फायदे हैं, फिर विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये होता है, विवरण चिन्ह समाप्त होता है। दूसरा देखते हैं मित्रों, रेखांकन चिन्ह क्या होता है। अगले कड़ी में क्या है, रेखांकन चिन्ह। और रेखांकन चिन्ह को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एक रेखा से। हम जब परीक्षाओं में पद या गद्यांश पढ़ते हैं तो नीचे प्रश्न देकर लिखा रहता है कि रेखांकन चिन्ह का व्याख्या कीजिए। क्या लिखा है, रेखांकन चिन्ह का। तो ये एक महत्वपूर्ण सेंटेंस को दिखाया रहता है मित्रों, एक महत्वपूर्ण वर्ड को दिखाया रहता है। जैसे किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द हो या पद हो या वाक्य हो को रेखांकन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, एक रेखा का प्रयोग करते हैं उसके नीचे, वही हमारा होता है रेखांकन चिन्ह। अधिकतर हम परीक्षाओं में देखते हैं कि रेखांकन चिन्ह की व्याख्या कीजिए, तो हम विस्तार से लिखते हैं। उस गद्य में वो इंपॉर्टेंट शब्द होता है, महत्वपूर्ण शब्द होता है, जिसके नीचे ये हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे रेखांकन चिन्ह में यदि देख लेंगे, जैसे कि भारत की एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जो भारत की नदी गंगा पवित्र नदी है। यदि यहां पे हम एक रेखा खींचते हैं, रेखा, यही है रेखांकन चिन्ह मित्रों। और रेखा खींचने का मतलब क्या कि ये जो वर्ड है गंगा ना, गंगा जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण शब्द है ये अपने आप में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गंगा के बारे में बात करते हैं। जो गंगा ये हमारा महत्वपूर्ण वर्ड हो गया, एक शब्द हो गया, जिसके नीचे हमने रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया है मित्रों। इसमें देखेंगे तो हमारा समाप्त हुआ रेखांकन चिन्ह। अब हम अगला देखेंगे, पदलोप चिन्ह क्या होता है। पदलोप चिन्ह क्या होता है, तो बता दो मित्रों कि जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, वाक्य को लिखते हैं, तो लिखते समय बीच में डैश डैश डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, वही हमारा पदलोप चिन्ह होता है। मतलब वहां पे हमारा पद लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। पद का मतलब आप लोग समझते हैं, और लोप का मतलब, इस लोप का मतलब कि गायब हो जाता है, ये भी समझते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे मित्रों, यहाँ पे यदि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि राम ने, यहां पे मैंने पदलोप कर दिया, यहां पे लिख दिया मारा, मारा। अब यहां पे यही होता है मित्रों हमारा पदलोप चिन्ह, जो डैश डॉट 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 करते हैं। यहां पे हमें भरना है, यहाँ पे पद का यहाँ पे लोप हो गया है, तो हम जानते हैं कि किसको मारा राम ने, रावण को मारा। ये आपका हो जाएगा पदलोप चिन्ह हो जाता है ऐसे। जैसे कि तुम्हें बाजार से, अगला देखेंगे मित्रों कि तुम्हें बाजार से लाना है। अब क्या लाना है ये पता नहीं है, और जो पता नहीं है वही हमारा क्या है, पदलोप चिन्ह है। क्या है मित्रों, वही हमारा पदलोप चिन्ह है, जो हमें पता नहीं है। यानी कि पदलोप चिन्ह क्या होता है, तो डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। जैसे कि राम ने मारा, किसको मारा, तो रावण को मारा। ये पदलोप चिन्ह कब हो गया, तुम्हें बाजार से लाना है। क्या लाना है, तुम्हें बाजार से टमाटर लाना है, आलू लाना है, कुछ भी बाजार करके लाना है। इस प्रकार से मित्रों हम लोग पढ़े। अब अगले में हम देखेंगे रेखांकन चिन्ह हो गया, पदलोप चिन्ह हो गया, अब पुनरुक्ति चिन्ह और देखेंगे विस्मरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह क्या है, दो चिन्ह अब देखना है। उसके बाद से हमारा ये विराम चिन्ह समाप्त, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह और विस्मरण चिन्ह। इस प्रकार से हम लोगों ने विराम चिन्हों को पढ़े, और विराम चिन्ह के जितने भी भाग थे, जितने भी भेद थे, हमने सबका बारी बारी से अध्ययन किया। ये आपका अंतिम रहा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी शब्द के अंश को दोबारा लिखने का प्रयोग लिखा जाता है। किसमें, पुनरुक्ति चिन्ह में। यदि पुनरुक्ति चिन्ह का लगा हो तो उसको दोबारा लिखने का जब इंडिकेट करता हो, वो संकेत करता हो, तो वहां पे पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं मित्रों। जैसे विस्मरण या त्रुटि पूर्वक चिन्ह, जो अगला है हमारा फाइनल 15 नंबर है,
इसको देखेंगे विस्मरण चिन्ह क्या होता है, ठीक है, विस्मरण या त्रुटिपूर्वक। इस वर्ड से, इस शब्द से ही मित्रों हमें पता चल जाए कि विस्मरण, विस्मरण मतलब, विस्मरण का मतलब कि जो हम भूल गए हैं, क्या, जो हम भूल गए। कुछ ऐसे विराम चिन्ह हैं जिसके शब्द से ही हम भाप लेते हैं कि क्या वहां पे होना चाहिए और क्या हो सकता है। विस्मरण यानी कि जो हम भूल गए हैं, त्रुटिपूर्वक जिसको लिखने में हमें त्रुटि हो गई है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को यदि हम भूल गए हो तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले मित्रों हम, जैसे कि राम जंगल में पूजा किए, राम जंगल में पूजा किए, राम जंगल में पूजा किए। अब यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे जब चिन्ह यहां पे लगा दिए मित्रों तो ये हमारा हो गया त्रुटिपूर्वक। इस हंसपद चिन्ह के नाम से भी इसको जानते हैं, विस्मरण चिन्ह को। तो यहां पे हम लगा दें, यहां पे जैसे कि भगवान शिव, तो हो जाएगा राम जंगल में भगवान शिव की आराधना किए या पूजा किए। दूसरा में यदि देखेंगे कि मोहन बाजार से लाया, मोहन बाजार से लाया, तो क्या लाया, तो यहां पे मैंने कुछ ना कुछ भूल गया हो तो यहां पे यदि बाजार से यहां पे हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा के यहां पे हम लिख लेते हैं। जैसे कि बाजार से क्या, सब्जी लाया, यहां पे लिख लेंगे सब्जी लाया, बाजार से सब्जी लाया। तो इस सेंटेंस में मैंने सब्जी तो लिखा नहीं है, मोहन बाजार से लाया, क्या लाया, तो मैं जो लाया उस चीज को भूल गया हूं तो यहाँ पे हंस पद या त्रुटिपूर्वक जो चिन्ह है, जो विस्मरण चिन्ह है, उसका प्रयोग करके उसको लिख सकते हैं कि क्या लाया, तो कुछ ना कुछ लाया यानी कि सब्जी लाया। इस प्रकार से मित्रों हम टोटल विराम चिन्ह का प्रयोग पढ़ चुके हैं। किसके अनुसार, विराम चिन्ह का प्रयोग हम पूरा समाप्त कर चुके हैं, 15 हम लोग पढ़े हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। विराम चिन्ह कुछ ऐसे हैं मित्रों जिसको केवल शब्दों के माध्यम से भी हम जान जाएंगे कि वो विराम चिन्ह का प्रयोग कैसा होगा। और एक बात और याद रखें मित्रों, इसको ले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और इसका मेन यही है विराम चिन्ह पढ़ने का मतलब कि किस चिन्ह को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, वो हमें याद होना चाहिए माइंड में कि किस चिन्ह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, वही परीक्षाओं में आता है। और एक बार और रिवीजन कर दे कि विराम चिन्हों का प्रयोग किसने दिया, कामता प्रसाद गुरु ने। याद रखेंगे मित्रों कि विराम चिन्हों का प्रयोग किसने किया, विराम चिन्ह किसने दिया, तो कामता प्रसाद गुरु ने दिया। विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं और विराम चिन्हों की संख्या दी कामता प्रसाद गुरु के माध्यम से पढ़े तो उन्होंने 20 को बताया, संग्रहित किया। और एक ऐसा विराम चिन्ह जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है वो है आपका फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। केवल पूर्ण हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर जितने भी चिन्ह है सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से और इसको स्टडी किया है और भूलेंगे नहीं, ये भी आशा है हमें। और मैं एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, यदि आप वीडियो अंतिम तक देख रहे हैं तो हमारे साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करके मित्रों बताएं, आप कमेंट करके बताएं कि कौन सी हिंदी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें मित्रों, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है, हमारे जो परिश्रम है इसका फल और प्रतिफल मिलता है मित्रों। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है मित्रों। चाहूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।